हाय एवरीवन, आज हम फिर से आए आपके केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 3 लेकर के आज। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप वास्तव में 12th क्लास के बच्चे हो तो पूरा देखिए, आपके बहुत काम की चीजें हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं पढ़ा दूँ कि बस मैं सिर्फ आकर के बोर्ड पे पढ़ा दूँ। मैं इसलिए यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, मैं आपको नॉलेज देने के लिए आया हूँ। बट यू आर नॉट टेकिंग एनी नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो। मतलब बस आप मैं देखता हूँ कि यार कितना वीडियो देखी जा रही है, बस वो 2-4 मिनट देख लिया या 2 मिनट देख लिया कि सबको पता चलता है कि व्यूज बढ़ रहे हैं। व्यूज नहीं यार, आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, वो कंटेंट को आप लीजिए, पढ़िए अगर आप 12th क्लास में है, और उसको थोड़ा लिखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, और ये पक्का ही इसमें से पेपर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के बेस्ड पे है, वैसे नहीं आया, मैं एक्सपीरियंस टीचर हूँ, ठीक है ना। तो आप पढ़िए और उसको, और कोई भी क्वेश्चन आप आज से मैं एक और काम करने वाला हूँ, वीडियो के बीच में क्वेश्चन दूंगा बीच में, कि आपको उसको जब आप पूरा वीडियो देखेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो आइए केमिकल काइनेटिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा रासायनिक बलगति चल रहा था, रासायनिक बलगति। अगर मेरे 2 लेक्चर आपने नहीं देखे तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और वो जाकर के आप पढ़ लीजिएगा, तब तीसरा लेक्चर देखिएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। हालांकि यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज का हमारा है, हेडिंग डालेंगे आप, रेट लॉ। रेट लॉ, वेग नियम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेग नियम है, रेट लॉ है। तो देखिए ये क्या कहता है, रेट लॉ, वेग नियम क्या कहता है, सब लोग ध्यान देंगे, है ना। देखिए वेग नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, बार बार इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग ये कहेंगे कि इंग्लिश में लिखते हैं जरूर, ब्लैक से साफ आएगा। तो वेग अभिक्रिया का जो वेग है ना, वो वेग किसके समानुपाती होता है? अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घात के समानुपाती होता है, ठीक है। या हम कहते हैं सिंपल अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ये कह रहे हैं, मान लो ये मेरे पास अभिक्रिया है, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं वेग निकालना चाहता हूं तो वेग क्या है? वेग समानुपाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेट लॉ होता है। रेट लॉ कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता, और हम घात लगा ले तो ज्यादा बेटर है, ये घातों के समानुपाती होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि वेग, अभिक्रिया का वेग R बराबर K A टू द पावर L, ये समानुपाती चिन्ह हटाया, हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड, मतलब इक्वल लगा दिया, और के कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर के क्या है? के क्या है भाई? रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, मतलब वेग नियतांक, वेग नियतांक, ठीक है। तो मैंने कहा कि वेग नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? सिंपल रेट लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पर के क्या था? रेट कांस्टेंट था। अगर मैं एक से ज्यादा रिएक्शन ले लूं, एक से ज्यादा रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट ले लूं, अभिकारक ले लूं, तब क्या होगा? जैसे मेरे पास ए और बी हैं, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बना रहे हैं? अभिकारक। तो मैं इसके लिए अगर मैं वेग निकालूंगा, इस वेग नियम को लगाऊंगा, तो वेग कैसे आएगा? वेग समानुपाती होगा ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। और अगर मान लो मैं कह दूं कि भाई इसकी घात n ले लें और इसकी घात n है, ये कहीं से नहीं आ रही है, मतलब ये क्या है, यहाँ m और n को प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं, प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। जब रिएक्शन आएगी तो आप खुद नहीं करेंगे,
ये प्रयोग द्वारा ज्ञात की हुई होती हैं, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है ना। आप इसे किसी भी रिएक्शन को देख करके फाइंड नहीं कर पा सकते। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास ये ए था और ये बी था, तब भी ये एम और एन रहेगी, क्योंकि एम और एन कोई एक एक्सपेरिमेंटल पावर्स होती है। मतलब कहीं से ये जब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक ये एम और की एन फाइंड नहीं कर सकते। तो रिएक्शन के अंदर पहले से प्रयोग किया जा चुका होगा, तब वो आपको दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेग नियम क्या बन जाता है ये, तो मैं वेग के लिए समानुपाती चिन्ह हटा दूंगा, तो क्या आएगा का के ए की सांद्रता की घात एन और बी की सांद्रता की घात एम। बहुत काम की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इससे आगे आने वाला जो पोर्शन है हमारा केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलविधि का, इसी पे से पूरा इसी पर ही निर्भर है, ठीक है। और पक्का 100 और 1% कह रहा हूं, आपके पेपर में 1 क्वेश्चन तो पक्का है इसमें से, वो भी सिंपल सा 1 या 2 नंबर पे, 1 या 2 पूछेगा कि भाई अभिक्रिया की कोटि कितनी है। अभी मैं बात करूंगा कोटि पर, तो वेग बराबर क्या आ जाएगा कि ए की घात एन और बी की घात एम हो जाएगा। अब ये मेरे पास वेग नियम आता है। ये कोई भी अगर आपको रिएक्शन दी होगी, अगर कोई भी आपको रिएक्शन दी होगी तो ये बात पक्का है कि उसमें वेग नियम लिखा होगा। कोई भी रिएक्शन के अंदर वेग नियम लिखा होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वेग नियम लिखा होगा, और तभी आपसे वो क्वेश्चन पढ़ेगा, बोलेगा इस अभिक्रिया के लिए कोटि बताइए। अभी कोटि पे जा रहा हूं, फिर उसके बाद वो पूछेगा उसका यूनिट यानी कि मात्रक बताइए, इकाइयां बताइए, ठीक है। पक्का ही इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। यहां तक आपको समझना है कि नहीं, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग समानुपाती होता है विकारकों की घात की समान एन। यहाँ एन क्या है, कोई प्रयोगात्मक द्वारा ज्ञात की गई घात है। वेग बराबर क्या आ जाएगा के ए की पावर एन, फिर इस के को क्या बोलते हैं, वेग नियतांक। अब इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तब वेग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए की पावर एन और बी की घात एम। तो अब कुछ कोटि आती है, ऑर्डर आती है। तो अगर आपसे पूछे आपकी अभिक्रिया की कोटि कितनी है, नीचे दिख रहा है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो हम बोलेंगे m प्लस n। अगर इनकी घातों को ऐड कर दिया जाए तो हम वहां से अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। समझ आ रही है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि उसकी पावर को जोड़ करके हम आसानी से निकाल पाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल नोट करें इस बात को। चलो, तो इस नियम के अनुसार हम क्या कहेंगे, अब इस नियम के अनुसार लिखना स्टार्ट करें। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग, या कोई भी अभिक्रिया ले लें, किसी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घातों के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है, ये नियम बोलता है हमसे। कैसे, अभी मैंने कहा कि भाई किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती होगा। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी के लिए अगर कोई प्रोडक्ट अभिक्रिया है तो इसके लिए जो वेग आएगा वो क्या आएगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए की घात n और b की घात n, ठीक है। वेग बराबर क्या हो जाएगा, के a की घात n b की घात n, ठीक है।
की घात है और b की घात n आ जाएगा। तो यहाँ से हम कोटि भी निकालेंगे। फिलहाल हम k की डेफिनेशन देखें कैसे करते हैं। अगर आपको k क्या है, यहाँ वेग स्थिरांक की डेफिनेशन करनी है। अगर आपको वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग नियतांक कहते हैं, बात एक ही है, वेग स्थिरांक की डेफिनेशन बतानी है। सर वेग स्थिरांक क्या होता है, तो हम कहेंगे यदि मैं अभिकारकों की सांद्रता को एकांक मान लूं, क्या कह रहा हूं, एक मान लूं, सुन ले अभिकारकों की सांद्रता को एक मान लूंगा, a बराबर 1 और b बराबर 1 यूनिट मान लो अगर इनकी सांद्रता जो है ना, तब क्या होगा, मेरे पास अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक कहलाता है। सिंपल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, जब अभिक्रिया का वेग जब अभिक्रिया की सांद्रता जब अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक होती है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। वेग स्थिरांक कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब सिंपल है, अगर मैं इन्हें एक एक मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता जो एकांक लेने पर लेते हैं, एकांक होती है, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, इनकी वेग स्थिरांक कहलाता है। समझ आ गई यहां से, ठीक है, नोट करो दोनों। तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो मेरे पास क्या था, अभी मैंने कि वेग स्थिरांक की डेफिनेशन है, तो वेग स्थिरांक को विशिष्ट वेग स्थिरांक भी कहते हैं। उससे क्या पेपर में ये आ चुका है, विशिष्ट वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, तो उसी को विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। जो भी वेग नियम करा था इसमें अभिकारक की सांद्रता हमने एक करी तो उसे विशिष्ट वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं। समझ आएगा। तो अब मैं कोई भी एक रिएक्शन लिख रहा हूं, उसमें आपको कोटि बतानी है ना। मैंने कहा कोटि क्या होती है, पावर को, हाथों को अगर आप जोड़ देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे तो वो क्या है, कोटि होती है। तो जैसे मेरे पास सपोज ये कोई रिएक्शन लिखी उसने 3a + 4b, अभी जो आपने a स्मॉल a और स्मॉल b लिखा था ना वो नंबर्स थे, जैसे ये लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ठीक है। तब वो कहता है कि इसके लिए जो वेग नियम है वो खुद देगा आपको, वेग नियम वो खुद देगा, टेंशन नहीं लेने का। वेग नियम देगा आपको k a की घात 3 और b की घात कितना हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर अरे जब से तो n चल रही 3। हाँ नंबर दे दिया उसने कोई। अच्छा। ये तो वेग नियम में दिया है, ये हमने नहीं किया है। अच्छा। समझ रहे ना, ये हमने नहीं किया है, ये उस वेग नियम में आपको दिया हुआ। देखो यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और निकला है ना, समझ में आ रही है। तो अब आपको क्या करना, पहला बेटा आपको कोटि बतानी है। यू कैन 8 कोटि बताइए आप, ठीक है। कोटि में क्या करेंगे, 5 और 3 को क्या कर देंगे हम, जोड़ सकते हैं और 8 आ जाएगा। सही है कि नहीं। ऐसे ही मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसे आ जाए, सपोज मेरे पास आ गई रिएक्शन CH3 COO C2H5 प्लस H2O और एरो एंड देन CH3 COOH एंड C2H5OH। ऐसी रिएक्शन आ जाए और आपके लिए वेग नियम आपको पक्का ही देगा। वेग नियम देगा, क्या देगा वेग नियम, कि भैया ये K है, CH3 COO C2H5 की पावर 1 है और H2O की पावर 0 है। तब आपसे बोलूंगा कि बेटा कोटि बता दो, कोटि। तो कोटि क्या होगी, 1 + 0। सिंपल है। आप 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोटि कितना आ गई, 1, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। क्लियर हो रहा है, बताओ। ठीक है। ये अच्छा देखो, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता हमको केवल किससे मतलब है, रिएक्टेंट से मतलब है। हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है।
वो तो हमको ये देखना है इसका वेग नियम क्या है। अच्छा, वो ये रिएक्शन देगा और Yes. साथ में वेग नियम देगा वो। बिल्कुल देगा। ठीक है, अधिकतर रिएक्शन में आपको वेग नियम दिया होता है और उसी में ही पूछा जाता है कि इसकी कोटि क्या बता के दीजिए। टिक मार्क में 1 नंबर पे पक्का क्वेश्चन बन जाता है कि ये वाली रिएक्शन है, ये वेग नियम है, बताओ उसकी कोटि कितनी है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, नोट करें जल्दी से। आप ही अभी में भी आया था। ठीक है, अब आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पक्का ही। चलिए अब हेडिंग डालिए सब लोग, अभिक्रिया की कोटि। हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया की कोटि। और घर पे बेटा पढ़ना स्टार्ट कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना आ जाए भगवान, तो भगवान जी कोरोना नहीं लाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कोरोना नहीं है, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज बेकार होती है, आप लोगों का नुकसान है। हम तो यूट्यूब पे बने रहेंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान आप लोगों का होगा, क्योंकि पेपर न देने से ही नुकसान होता है। आपको पता नहीं होगा कि आप कितने जानते हैं, क्या जानते हैं। और पेपर का ही आजकल आपको डर बहुत है पेपर का, कि पेपर की वजह से आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। उनको यूट्यूब खोलना पड़ता है 5 मिनट के लिए, वो भी पढ़ाई की, नहीं तो हम कुछ और ही देख रहे होते अभी, है ना। हम कोई क्या कहते हैं जो कॉमेडी वीडियो बनती है उनको देख रहे होते, और खास ये मास्टर भी यहाँ पे नाच रहे होते, कॉमेडी कर रहे होते, तो भी देख लेंगे, है ना। ऐसे नहीं, पढ़ाई पे जोर देना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। और भगवान जी को मन में, जो भगवान है हमारे, जो हमारे सदैव भगवान होते हैं, उनको मन में रखते हुए अपने कर्म को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर चीज एक स्टेज को बांटा हुआ है कि भाई ये स्टेज, मैंने आपको उस दिन भी बोला कि भाई ये स्टेज जो हमारी वो स्टूडेंट लाइफ है, और इस स्टूडेंट लाइफ को हमें बेकार नहीं होने देना है। अगर हमने ये स्टूडेंट लाइफ बेकार कर ली तो जिंदगी में हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। इस लाइफ को अच्छी तरह से बिताना है और एंजॉय के साथ, ऐसा नहीं पर बोझ कोई लेके अपने ऊपर बोझ लेके नहीं चलना है, एंजॉय के साथ बढ़ना है। हर चीज जरूरी होती है, फेक पढ़ाई भी, खेल भी, एंजॉय भी। केवल एक पढ़ाई से काम नहीं चलता, केवल एक खेल से काम नहीं चलता, केवल एक एंजॉय से काम नहीं चलता। लाइफ इक्वल होनी चाहिए, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ गए ना। तो हमारी जो स्टेज है उस स्टेज पर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर लो, चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर लो। जो चीज नहीं आ रहा है हमसे आके पूछ लो आगे, ठीक है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए हेडिंग डालेंगे। अभी मैंने बोला कि अभिक्रिया की कोटि इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभी हमने देखा कि अभिकारकों की जो घात है उनको हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, जो प्रयोगात्मक घात होती है, प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। अभी भी कोई कंफ्यूजन बहुत सारी आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में कि भाई ये पावर कैसे आ गई। आपको पावर का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पावर प्रयोगात्मक होती है। ये हम जो है साइंटिस्टों ने निकाल करके बताई हुई है कुछ रिएक्शन से वो है। और जब आप हायर क्लास में आओगे तो वहां आप सीखोगे कि कैसे पावर निकाली जाती है अभिक्रिया की। वहां क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं, क्रिया विधि से ही पावर निकाली जाती है, ठीक है। तो आइए अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिखा है जब अभिक्रिया का वेग, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात के या हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक घात के, ठीक है, घात के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो इन घातों की कुल संख्या को, तो इन घातों की कुल संख्या को
ठीक है, कुल योग को कह सकते हैं, कुल संख्या को कहते हैं, कुल योग को कहते हैं, कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी मैंने ये कहा कि भाई ए जो वेग था वो क्या था, ए की घात m और b की घात मेरे पास n हो, तो मैं क्या कर देता था, m और n को जोड़ करके कोटि निकालता था मैं, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब कोटि क्या है, जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की घातों के समानुपाती होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेग नियम कहते हैं। तो इन घातों को जो जोड़ते हैं, टोटल सम जो होता है वो क्या है, प्रक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, इन घातों को जो जोड़ करके हम निकालते हैं वो कोटि तो निकलेगी भाई। तो वही चीज मैंने इस लैंग्वेज में लिख दिया कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है तो इन घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब समझ में आया, सिंपल याद हो गया हो। जब अभिक्रिया के अभिकारकों की घात के समानुपाती होता है तो इन घातों के कुल योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पक्का ही ओके, इसी बात पे लाइक मारे और शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलिए नोट करिए आप ये सब। तो बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के मात्रक की। डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। डेफिनेशन क्या थी कि जब अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की घात के समानुपाती होता है तो इन घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पक्का याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। और अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के मात्रक। अभिक्रिया की nth कोटि का मात्रक ले रहे हैं ना, nth कोटि का मात्रक मतलब एक प्रथम कोटि है, ऐसे बहुत सारी कोटि होती है तो उनके लिए मात्रक बोले तो इकाई की बात कर सकते हैं। कभी कभी आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका इकाई बोला गया है। तो अगर मैं मात्रक या इकाई बात करूं तो मैंने कहा कि मेरे पास सपोज ये ए से लेकर के बी कोई रिएक्शन है और ये nth कोटि की है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, ध्यान देना उसे। ये क्या है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए बताओ वेग क्या हो जाएगा nth कोटि के लिए, तो इसका मतलब nth कोटि के लिए जो वेग हो जाएगा वो इनकी सांद्रता की घात के n हो जाएगा, सही है कि नहीं। सांद्रता की घात कितनी है सर, n। तो यहाँ पर इसका मतलब कोटि कितनी आ जाएगी मेरे पास, nth कोटि आ जाएगी। तो इसके लिए मैं जो कोटि की बात कर रहा हूँ हमेशा वेग स्थिरांक का मात्रक k का मात्रक निकलेगा nth कोटि के लिए, ऐसे बोलते हैं हमको उसको। nth कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो बड़ा इजी है, बड़ा आसान है, बड़ा थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चला देखना मैं क्या करने वाला हूं, यहां से k की वैल्यू निकालूंगा तो k निकालूंगा तो ये नीचे चला जाएगा तो वेग y हो जाएगा वेग अपॉन a टू दी पावर n, a की घात n हो जाएगा वेग बटे, ठीक है। अब वेग का मात्रक मैंने आपसे पूछा था, बताओ वेग का मात्रक क्या होता है, पढ़ते नहीं मोल इनटू समय, लीटर इनवर्स इनटू समय इनवर्स, लीटर इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स इनटू समय इनवर्स, ठीक है। अपॉन, अच्छा यहाँ सांद्रता मैंने कहा ना, ये क्या है, ए क्या है, मैं इसको सांद्रता बोलता हूँ बार बार। तो सांद्रता हम यहाँ पे मोलरता के लिए लेके चलते, मैंने शुरुआत में बोला था इसकी सांद्रता हमने के लिए मोलरता। मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। बोलो भाई, ये बात पक्का ही पता चल गई होगी। मोल लीटर इनवर्स होता है, ठीक है। ये मात्रक होता है सांद्रता का। अब जाके घात कितनी है, n। मैंने वैल्यू पुट कर दी मात्रक के लिए, समझ में आया तुम्हें। वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना जरा देखो। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, देखना ये मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स, दोनों कैसे एक जैसे। तो इनको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर 1 है। अब देखो मैं इतना देखें, इधर वाले भाग को देखो, इसकी पावर 1 है क्योंकि मैं दोनों को एक जैसा बना रहा हूँ। एक की पावर 1 और एक की पावर n, ऊपर जाके 1 माइनस n हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मोल गुणा लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n गुणा लीटर इनवर्स, ठीक है। अरे लीटर समय सिंपल समय इनवर्स बोलेंगे,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा nth कोटि का मात्रक का अभिक्रिया के वेग के nth कोटि का मात्रक आ गया क्या, ये रहा। अब खाई मजेदार, ये आपको nth कोटि का दे रहा है, मतलब आप n की वैल्यू रखते जाइए, सारी कोटि का मात्रक निकाल के देगा आपको। एकदम रामबाण है, खींचो चला लो, कहीं भी कोटि, कितनी भी कोटि के मात्रक की बात करें, ठीक है। तो अभी ठीक है, देखिए अब जरा हम मात्रक निकाल के देखते हैं कि भाई इस मात्रक से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखना भाई, इधर देखना। पहला देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ कि भाई मुझे प्रथम शून्य कोटि की बात करनी है, तो शून्य कोटि की बात करेंगे तो शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 0। वी कैन पुट द वैल्यू, ओके। नीचे देखते हैं, अगर मैं बात करूं शून्य कोटि की, ठीक है, शून्य कोटि, तो शून्य कोटि मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर, इस मात्रक के अंदर हमने n बराबर 0 रख देना है। 0 रखेंगे तो बताओ इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आ जाएगा, इसके वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा मोल इनटू लीटर इनवर्स, ठीक है। और की पावर देखो 1 माइनस 0 इनटू समय इनवर्स, ठीक है। अब आप सीधा सीधा मात्रक बोल देंगे, ये सब शून्य कोटि का मात्रक होता है मोल इनटू लीटर इनवर्स और गुणा समय इनवर्स। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, है कि नहीं? इजी क्वेश्चन है और आपको ये काम आएगा, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं, ध्यान दें सब लोग, ठीक है। बेबे क्या कर रहे हैं, प्रथम कोटि की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रथम कोटि के लिए क्या आ जाएगा, n बराबर बेटा n बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर 1 रखेंगे इसके अंदर, रखें। लोरी सुना दो अगर नींद आ रही हो तो, सुबह सुबह तड़के तड़के बुला लेते हैं आपको हम, है ना। -1, मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूँ, लोरी सुना दूंगा, है ना। 1 माइनस के 1 इनटू समय इनवर्स, ओके। भाई n की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, अत्ते उठाई अत्ते पुट करी, ओके। अब दे 1 माइनस 1 बराबर 0 और काउ की घात 0, वो तो 1 हुआ। अगर काउ की घात 0 लगाई दी तो वो तुम्हें पता 1 है भाई, ये तो वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसके अंदर इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1। मेरे पास मात्रक क्या हो गया बिट्टू, मात्रक बोल दो, समय इनवर्स। अरे जे तो वैल्यू 1 होगी, अरे ना समझ में आया ना, 1 हमें था 1 गया तो 0 नहीं आई। अगर किसी की पावर 0 हो तो वो वैल्यू 1 है। अब 1000 की पावर 0 लिख दो तब भी 1 ही है। किसी की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, 1 है, ठीक है। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, मात्रक समय इनवर्स होता है प्रथम कोटि के पीरियड। अब आप किसी भी कोटि का मात्रक करें, किसी भी, एकदम कतई आंसर आपका समय इनवर्स आएगा, मतलब आप इससे मात्रक निकाल सकते हैं, ये प्रथम कोटि का मात्रक, ठीक है। चलो ये नोट करें जल्दी से। हाँ भाई, मैंने क्या लिखा है पर, सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखें। इन क्वेश्चन को जो मैंने आपको, ये HWI वर्क है आपके लिए, मैं तो कह रहा हूँ वीडियो वर्क है आपका। आज आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आपको पूछा क्या उसने, एक तो कोटि पूछा है और मात्रक पूछा है। मात्रक मैंने निकालना सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि भाई nth कोटि का मात्रक लिखिए, उसमें जो वैल्यू आ रही है इसमें कोटि की, वो कोटि की n की वैल्यू पुट करिए और आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जरूर पूरा देखते जाइएगा वीडियो। आज के लिए इतना ही करते हैं, और कमेंट करें, अगर वीडियो आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले और हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है ये, करिएगा। थैंक यू सर।